The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। पिछले 70 सालों से एक सिलसिला चल रहा है। हमारे कानों को जब सुर की समझ होती है तो एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ लता मंगेशकर की होती है। लता मंगेशकर के सुरों को सराहते हुए हम कभी ये नहीं पूछते कि इस भद्र महिला की जाति क्या है। हम कुछ बड़े होते हैं, देश के मायने समझते हैं, देशभक्तों के नाम और काम के बारे में जानते हैं, फिर हमें पता चलता है शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में। हम कभी नहीं पूछते भगत सिंह की जाति क्या थी। आज ही के रोज़ भगत सिंह पैदा हुए थे, आज ही के रोज़ लता मंगेशकर पैदा हुई हैं, और आज ही के रोज़ हम भारत की उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बीमारी जिसका वैक्सीन, जिसका टीका, जिसका इलाज हमें इतने दशकों में नहीं मिल पाया है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। कोरोना संक्रमण असाध्य रोग महामारी हो चुकी है, लेकिन टीका बनाने की कोशिशें जारी हैं। जल्द ही दवा मिलेगी ताकि जीवन दांव पर ना लगे। लेकिन एक खतरनाक बीमारी जिसका न टीका न दवा पूरी जिंदगी एक तकलीफ में तब्दील कर देती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाए। ये बीमारी है कास्ट की, जाति की बीमारी, विशुद्ध भारतीय बीमारी। न जाने कब से चली आ रही है, न जाने कितनों की जान और लेकर मानेगी। इसलिए आज शो में उन खबरों को टटोलने का फैसला जिन्हें अखबारों में अंदर के पन्नों और टीवी पर स्पीड न्यूज़ में दफन कर देने का चलन है। हम गुजरात के कच्छ से लेकर यूपी के हाथरस तक के मामलों की बात करेंगे, ताकि आप जानें कि जाति का ये कोड़ किस तरह हमें खाता जा रहा है। और इससे पहले कि आप सोचें कि हम जातिवादी नहीं हैं, हमने जैसे कोविड के लिए टेस्ट होता है वैसे कास्ट के लिए एक टेस्ट इजाद किया है। उस टेस्ट पर आपको भी अपनी टेस्टिंग करनी है। हम बताएंगे लक्षण, आप टिक करते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा आपके भीतर ये बीमारी है या नहीं। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का ये वीडियो। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ मुझे, छोड़। वीडियो में जो शख्स अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा है वो पुलिस का एक बड़ा अफसर है और उस पर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी इसलिए क्योंकि फिलहाल इस अफसर को कार्यमुक्त कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा है, जिन्होंने अपनी पत्नी को जमीन पर गिराकर थप्पड़ और मुक्के बरसाए। रिपोर्ट के मुताबिक घटना 27 सितंबर की है। इसका वीडियो सामने आया तो उन्होंने ये बात कबूल की और कहा कि अगर मेरा बेटा और पत्नी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ये भी कहा कि पारिवारिक झगड़ा है, मैं कोई अपराधी नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले कहा आधिकारिक शिकायत नहीं आई, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। बाद में दबाव बना तो सरकार हरकत में आई, अफसर को पद से हटाया और फिर आया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान कि अगर कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही वो कोई भी हो। राज्य के महिला आयोग ने भी कार्रवाई की बात की। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी पत्नी ने घर में जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं, मेरा पीछा करती है। पत्नी ने उन पर दूसरी महिलाओं से संबंध होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया। कथित तौर पर यह वीडियो अफसर की पत्नी ने उस महिला के घर पहुंचकर बनाया जहां अफसर पहले से मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इसी के बाद विवाद बढ़ा। ये किसी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन अगर मामले में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो जिसका सार्वजनिक जीवन हो, जिसकी जिम्मेदारी हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और फिर भी वो मारपीट करता नजर आए और उसके बाद उसे स्वीकार करता हुआ, तो समाज में एक विमर्श शुरू होता है, क्योंकि हिंसा किसी का भी अधिकार नहीं है। निजी मामलों में भी हिंसा विकल्प नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए और 1,039 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के कुल मामले देश में बढ़कर हो गए अब तक जो ज्ञात 60,74,703। इसमें एक्टिव मामले हैं 9,62,640। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 50,16,520 और कुल मौतें 95,542। सरकार ने 10 लाख प्रतिदिन टेस्ट का लक्ष्य रखा, लेकिन ये टेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं। हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 27 सितंबर को देश भर में कुल 7,09,394 टेस्ट हुए। टेस्टिंग के आंकड़े हम बार बार आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप उन खबरों का संदर्भ समझ सकें जिसमें यह दावा होता है कि भारत में संक्रमण की स्थिति सुधर रही है। अगली सुर्खी किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। 3 कृषि बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुके हैं, लेकिन इनका विरोध अभी भी जारी है। कांग्रेस के अलावा किसान संगठनों ने आज देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर उनके पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और फिर कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे। इसके अलावा विरोध का एक उग्र रूप दिल्ली के राजपथ पर दिखा। यहाँ इंडिया गेट के पास कुछ लोग एक ट्रैक्टर को ट्रक पर लाद कर लाए और फिर आग लगा दी। उनके हाथ में भगत सिंह के पोस्टर थे। नारेबाजी हुई। दिन भर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर घूमा। दावा हुआ कि ट्रैक्टर जलाने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस मामले में पंजाब के 5 निवासियों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कहा गया, ये किसान और भगत सिंह दोनों का अपमान है। प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना पर कांग्रेस की आलोचना की। वैसे कृषि कानूनों का विरोध पंजाब हरियाणा में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसका असर नजर आ रहा है। कर्नाटक में आज किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया। दिन भर जगह जगह प्रदर्शन हुए, बसें रोकी गई, मानव श्रृंखला बनाई गई। कांग्रेस ने भी विपक्ष में होने के चलते इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेंगलुरु में कांग्रेस के धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, भाजपा के नेता, उन्होंने किसानों से अपील की कि आप 6 महीने से 1 साल तक का इंतजार करें, आपको पता चल जाएगा कि ये कानून कैसे आपकी मदद करता है। अगली सुर्खी राजस्थान से है। यहाँ डूंगरपुर समेत कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की खबरें। इसकी वजह प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती 2018 के अनरिजर्व्ड 1,167 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग कर रहे हैं। 4 दिनों के उग्र प्रदर्शन के बाद आज 5वें दिन मामला कुछ शांत हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे ब्लॉक कर दिया था, जिसे अब खोल दिया गया है। डूंगरपुर के खेरवाड़ा से 24 सितंबर को शुरू हुई हिंसा चौथे दिन उदयपुर तक पहुंची। इन इलाकों में धारा 144 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा। 27 सितंबर को पुलिस के साथ टकराव हुआ, जिसमें 17 साल के तरुण आहारी की मौत भी हो गई। अब तक इस पूरी घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दर्जनों गाड़ियों में आग लगाई जा चुकी है। उदयपुर में ग्राम पंचायत के चुनाव भी स्थगित करने पड़े। पुलिस ने 3300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, उन्होंने 26 सितंबर को कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि सरकार कानून संबंध मांग पर विचार करने और संवाद के लिए तैयार है। नौजवान हिंसा का रास्ता छोड़ें, सरकार के साथ संवाद करें। लेकिन संवाद तो अशोक गहलोत से भी होना चाहिए कि उनके राज्य में इस तरह का हिंसक प्रदर्शन इतने लंबे दिनों तक कैसे चल पाया। ये विवाद क्या है, ये भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। 12 अप्रैल 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य शिक्षा के लिए 5,431 पदों पर भर्ती निकली। इसमें एसटी के लिए 45%, एससी के लिए 5% और सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 50% आरक्षण था। इस तरह सामान्य वर्ग के लिए 2,721 पद थे। राजस्थान पात्रता परीक्षा REET रीट, इसमें 60% से ज्यादा अंक वाले सामान्य वर्ग के 965 उम्मीदवार चयनित हुए। इन्हीं पदों पर 60% से ज्यादा अंक वाले एसटी वर्ग के 589 उम्मीदवारों का भी चयन हुआ। इस तरह सामान्य वर्ग से कुल 1,554 पद भरे गए। 1,167 पद खाली भी रह गए। प्रदर्शनकारी इन खाली पदों पर एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट इसे गैरकानूनी बता चुका है, इससे इनकार कर चुका है। इसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर 7 सितंबर से उग्र हो गए और 24 सितंबर को हिंसक भी। अगली सुर्खी भी शिक्षा से जुड़ी है, लेकिन राजस्थान से इतर पूरे देश की खबर है। यूपीएससी कलेक्टरों का कप्तानों के चयन का एग्जाम, सिविल सर्विसेज परीक्षा, देश भर से अधिकारी मिलते हैं।
इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते परीक्षा टालने की मांग हो रही है। आज 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। यूपीएससी ने कोर्ट को बताया परीक्षा टालना असंभव है, सारे इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। जस्टिस एएम खनवलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में यूपीएससी से कहा कि इस तथ्य के साथ हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि क्या इंतजाम किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 31 मई को होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसे 4 अक्टूबर तक खिसकाया गया। इस साल करीब 6 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आपको ध्यान होगा इससे पहले नीट और जेईई की परीक्षाएं भी टालने की मांग उठी थी, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ ये परीक्षाएं निर्धारित तारीखों पर ही आयोजित हुई। अगली सुर्खी यूपी से। कोविड संक्रमण के खतरे के बीच योगी सरकार ने 2 आयोजनों दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा के आयोजनों पर रोक लगाई गई है, वहीं रामलीला मंचन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा पर सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे, किसी को भी जुलूस निकालने की इजाजत भी नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर पर ही मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की अपील की। वहीं रामलीला स्थलों पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, ऐसा निर्देश है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, मास्क पहनना होगा, ये भी कहा गया। आखिरी सुर्खी मुंबई से है। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच कर रही एनसीबी ने करण जौहर के एक पुराने एम्प्लॉय क्षितिज प्रसाद से पूछताछ की थी। अब क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो करण जौहर पर ड्रग्स का आरोप लगाएं। एनसीबी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक क्षितिज ने 27 सितंबर को मुंबई कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था। क्षितिज धर्मा प्रोडक्शंस की सहयोगी कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि वो ना तो ड्रग्स लेते हैं, ना ही इसके सेवन को बढ़ावा देते हैं। करण ने यह भी कहा कि वो क्षितिज को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। आज 28 सितंबर है। आज से 3 दिन बाद आएगा गांधी जयंती का दिन। बापू के अहिंसा के संदेश को याद करते हुए दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएगी। भारत में उनकी दी एक और शिक्षा को याद किया जाएगा, स्वच्छता। भारत सरकार हर साल की तरह इस बार भी गाजे बाजे के साथ स्वच्छ भारत अभियान का जन्मदिन मनाएगी। हर कोई 2 अक्टूबर की तैयारी में लगा है। बच्चे अहिंसा पर निबंध लिख रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तर को साफ करने में लगे हैं, क्योंकि वीडियो बनाकर मुख्यालय भेजना है। गांधी जी के दिए इन 2 गुणों, स्वच्छता और अहिंसा को लेकर इतनी लंबी चौड़ी तैयारी चल रही है कि 2 ऐसी खबरें हमारे सामने आ जाती हैं कि ये तैयारी लगता है कि किनारे धर दी जाए। ये 2 घटनाएं हिंसा की हैं, अहिंसा के दिन से पहले, लेकिन ये आम हिंसा नहीं है। ऐसी हिंसा जो सिर्फ इसलिए की गई कि किसी को छोटी जाति का समझा जाता था, क्योंकि स्वच्छता नहीं थी हमारे मन में, सफाई नहीं थी। पहली घटना है गुजरात से। कच्छ जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जगह। यहाँ एक कस्बा है रापड़ नाम का। 25 सितंबर की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच एक वकील के दफ्तर के बाहर यहाँ एक आदमी खड़ा होता है। लाल टी शर्ट पहने इस आदमी को पास लगे सीसीटीवी कैमरे कैद कर रहे थे, लेकिन आदमी सिर्फ खड़ा नहीं था, घात लगाए खड़ा था। इतने में वकील देवजी माहेश्वरी अपने दफ्तर में घुसते हैं। ये आदमी उनके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद लाल टी शर्ट वाला शख्स दफ्तर से भागता नजर आता है। देवजी माहेश्वरी लड़खड़ाते हुए दफ्तर से बाहर आते हैं। कुछ सेकंडों बाद उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई घाव बने हैं। सफ़ेद कमीज लाल होती जा रही है। देवजी माहेश्वरी इसके बाद ज़्यादा नहीं जिए। थोड़ी देर में उनका दम टूट गया। वो इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी कि बामसेफ के वरिष्ठ सदस्य थे। इलाके में अनुसूचित जाति माने शेड्यूल कास्ट के लोगों के भूमि अधिकारों की पैरवी करते थे। ज़मीन से जुड़े मामलों में कचहरी में हाजिर होते थे। इसलिए शुरुआत में आशंका जताई गई कि कहीं इस हत्या के पीछे ज़मीन से जुड़ा कोई मामला तो नहीं, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में हत्या का आरोपी पकड़ा गया। 22 साल का भरत रावल, जो रापड़ का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मुंबई के मलाड वेस्ट में एक स्टेशनरी की दुकान में काम करने वाले भरत ने देवजी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो ब्राह्मणवाद की आलोचना करता था। अखबारी रफ्तों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि ब्राह्मणवाद पर देवजी जो कुछ फेसबुक पर लिखते थे, भरत उसे पसंद नहीं करता था। वो देवजी को कई बार धमकी दे चुका था। पिछले 1 महीने में कई बार रावल और देवजी के बीच विवाद हुए। देवजी ने रावल को चुनौती दी कि जो बने कर लो। देवजी माहेश्वरी की हत्या के बाद रापड़ में दलित समुदाय ने प्रदर्शन किए।
परिवार ने मांग की कि जब तक माहेश्वरी के हत्यारे नहीं पकड़े जाते वो देह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस ने रावल समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी 26 सितंबर तक हो गई। परिवार ने यह भी कहा कि हत्या का संबंध भुज में चल रहे एक मामले से भी हो सकता है। भुज में लोहार समाज के एक हॉल से संबंधित मामला चल रहा है, जिसे माहेश्वरी कोर्ट में लड़ रहे थे। परिवार का आरोप है कि भरत रावल को देवजी को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन मलाड की जिस दुकान में भरत रावल काम करता था, उसके मालिक के बयान भी सामने आए। उसने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि किस तरह भरत शराब के नशे में देवजी माहेश्वरी की लिखी पोस्ट पर गुस्सा जाहिर करता था। भरत रावल की गिरफ्तारी इसी दुकान से हुई। दुकान के मालिक का कहना है उसके कई कारीगर कभी कभार शराब पी लिया करते हैं, लेकिन रावल शराब के नशे में धमकी देने से आगे बढ़कर एक दिन देवजी भाई का कत्ल कर देगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब आपको यूपी के हाथरस लेकर चलते हैं। यहाँ एक जिला है इसी नाम से। यहाँ के बुलगड़ी में 14 सितंबर को एक दलित लड़की अपनी माँ के साथ चारा काटने खेतों की तरफ गई। कुछ देर बाद जब लड़की नहीं दिखी तो खोज शुरू हुई। वो एक पेड़ के पास लहूलुहान हालत में मिली। उसके मुंह और आंख से खून आ रहा था। उसे गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश हुई थी। शुरुआत में ये मामला जान से मारने का लगता था, क्योंकि लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। हमलावरों ने उसकी जीभ काट दी थी। उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर भी कई वार किए गए थे। गंभीर हालत में लड़की को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। किसी तरह वो ये बात बता पाई कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। गांव के ही रहने वाले संदीप समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। संदीप और उसके सह आरोपी लवकुश, रामू और रवि कथित ऊंची जाति से आते हैं। लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर बताते हैं उसके दोनों हाथ और पांव को लकवा मार गया। उसे गंभीर हालत में नई दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। लड़की और संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश थी। लड़की के भाई ने संदीप के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था। बावजूद इसके ये घटना होकर रही और इस हैवानियत के बाद भी आरोपी चुप नहीं बैठे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें गांव में ऊंची जाति के लोगों से धमकी मिल रही है कि वो नाव जैसा हश्र कर देंगे। इसके बाद गांव में पीएससी की तैनाती की गई। इस मामले में अब सियासत भी होने लगी। युवती के घर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य और कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन, और उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिया। कहा कि न्याय न मिलने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर इंस्पेक्टर को निलंबित कराएंगे, और फिर बोले कि वाल्मीकि समाज की मां बेटी से किसी ने दरिंदगी की तो नजर फोड़ देंगे, हाथ काट देंगे। मायावती ने भी ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपों की जांच हो रही है। प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि हमारे समाज के अंदर ऊंच और नीच का अजीबोगरीब कंसेप्ट कितनी अच्छी तरह घर किए है। आपको लगता होगा भाई हम तो ऐसे हिंसक नहीं, खबर आती है तो निंदा भी करते हैं, लेकिन जरा अपना फोन उठाकर देखिए, आप उन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं जो एक खास जाति और उसके स्वाभिमान का महिमा मंडन करते हैं। खुद से पूछिए, किसी और से भी पूछिए जो आसपास है, बेटा क्या नाम लिखते हो? बच्चा नाम बताता है, फिर पूछा जाता है पूरा नाम बताओ। ये पूरा नाम क्यों? क्योंकि नाम में पहचान नत्थी होती है। एक और तरीका है, बेटा घर कहाँ है? हमारे कस्बों और शहरों में कैसे कुछ जातियों को किसी एक कोने में सिमटा के रखा जाता है, उस पर अलग से निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। फोन में ग्रुप नहीं मिले तो अपनी गाड़ी के पास जाइए, उसके आगे या पीछे आपने अपनी जाति का स्टिकर लगाया या नहीं। आप कहेंगे ये तो स्वाभिमान का मसला है। हम पूछेंगे आप जिस भी परिवार में पैदा हुए उसमें आपका क्या योगदान है, आप उसे अपनी उपलब्धि कैसे बताते हैं? स्टिकर नहीं है तो ये याद करिए कि आप समाज के नाम पर जाति आधारित सम्मेलनों में जाते हैं या नहीं। बच्चा लाख डिग्रियां लेकर अल्ट्रा मॉडर्न सोच रखे, उसकी पसंद से शादी भी करवाएंगे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइए आपके अंदर कहीं वो ग्रंथि तो नहीं जो कहती है कि लड़की जाति में ही लड़का पसंद कर ले तो हमें हर्ज नहीं। जाति के आधार पर हमने महापुरुषों को बांट दिया, तब भी आप चुप रहे। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां आप देख पाएंगे कि आपके पांव जाति की इस दलदल में किस तरह धंसे हैं। फोन में इंटरनेट रखते हैं तो वो खबरें भी खोज कर पढ़िए जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों तक ने जातिगत भेदभाव की शिकायत की। भेदभाव की इन्हीं आदतों का समुच्चय एक दिन हिंसा के चरम पर पहुंचता है। तब हमें आश्चर्य होता है कि अरे दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर पत्थर कैसे पड़ गए, क्योंकि हम इन छोटी छोटी कथित छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। 2 अक्टूबर आने वाली है, अहिंसा का पाठ पढ़ेंगे एक नारे के तौर पर, स्वच्छता की कसम लेंगे क्योंकि सरकार कह रही है, लेकिन तब हमारे सवालों को यदि थोड़ा भी ईमान बाकी है तो याद करिएगा और ये देखिएगा कि इस दलदल में कितनी गंदगी है और इस गंदगी में हमारा कितना योगदान है, और अगर मन करे तो सुधारने की कोशिश भी करिएगा।
हम अपने बच्चों को डांटते हैं जब उनके विज्ञान में कम नंबर आते हैं, और जब उनकी वैज्ञानिक सोच हो जाती है और वो कहते हैं कि ये जातियां इंसानों की गढ़ी हैं, होमो सेपियंस सब एक जैसे हैं, जाति का फर्क, नस्ल का फर्क, भाषा का फर्क, रीजन का फर्क किसी काम के नहीं, रिलीजन का फर्क किसी काम का नहीं, तो हम फिर दुपट्टे हैं, संस्कारों की मर्यादा की दुहाई देते हैं। गांव से लेकर खेत तक, शहर से लेकर काम के जगहों तक ये जाति पसरी हुई है, अलग अलग रूपों में बाहर निकलती है। किसी और का उदाहरण क्यों दूं? मुझसे कई लोग संपर्क करते हैं और संपर्क के आखिरी में नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी और मेरी जाति एक ही है। मेरी कोई जाति नहीं है, जन्म की एक जाति है जो एक सामाजिक पहचान की तरह चस्पा कर दी गई है। मेरी जाति है भारतीय, जिसमें सब भारतवासी बराबर हैं और उनके प्रति करुणा ज़्यादा है, उनके प्रति संवेदना ज़्यादा है, उनके प्रति लगाव ज़्यादा है जो जाति के दंश को झेल रहे हैं और समाज के कथित पिरामिड में, कथित हायरार्की में नीचे हैं। जिस दिन सब एक थाली में खाने लगेंगे, जिस दिन रिश्ते करते वक्त जाति नहीं पूछी जाएगी, उस दिन ये बीमारी दूर होगी। बताइए, आप इस बीमारी को दूर करने में, इसका टीका खोजने में दिलचस्पी रखते हैं क्या? आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुरुआत में 2 लोगों का जिक्र किया, लता मंगेशकर और भगत सिंह, जिनका आज जन्मदिन है। एक और व्यक्ति का जन्मदिन है आज, मेरे प्रिय कवि वीरेन डंगवाल। उनका जन्मदिन, तो आखिरी में उनकी कविता सुनते हैं। प्रेम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें खुश और तबाह कर देगा। 7वीं मंजिल की बालकनी से देखता हूं, नीचे आम के धूल सने पोढ़े पेड़ पर उतरता है गमकता हुआ वसंत, किंचित शर्माता। बड़े बड़े बैंजली, पीले लाल सफेद डहेलिया फूलने लगे हैं छोटे छोटे गमलों में भी। निर्जन 10वीं मंजिल की मुंडेर पर मधुमक्खियों ने चालू कर दिया है अपना देसी कारखाना। सुबह होते ही उनके झुंड लग जाते हैं काम पर, कोमल धूप और हवा में अपना वह संवेद मध्यम संगीत बिखेरते, जिसे सुनने के लिए तेज कान ही नहीं, वसंत से भरा प्रतीक्षारत हृदय भी चाहिए। आंसुओं से डबडब हैं मेरी चश्मा मढ़ी आंखें, इस उम्र में और इस सदी में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।